इस वक्त दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव ऐसा कि जिस पर सारे देश की और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की नजर टिकी हुई है, क्योंकि यही मिल्कीपुर का वो उपचुनाव है जिसके बाद सीधा तय होगा कि आखिर 2027 में कौन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेगा। क्योंकि कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश से निकलता है वही दिल्ली तक पहुंचता है। इन्हीं तमाम चर्चाओं के साथ हमारे साथ गौरव हैं, हमारे साथ पंकज जी हैं। हम चर्चा करेंगे कि आखिर मिल्कीपुर में खासतौर पर मुस्लिम और यादव वोटर्स किस तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ अभी तक का अपडेट है। पहले अपडेट ले लेते हैं। गौरव, अभी तक का अपडेट क्या है, पहले आप ये बताइए। देखिए, अभी तक 12 बजे तक का जो वोटिंग हुआ है वो लगभग 30% से ज़्यादा का हो चुका है। आप देखिए, लगातार सुबह से ही समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं इलेक्शन कमीशन को। अभी तक 20 ऐसे लेटर्स जा चुके हैं। अभी से बहाने ढूंढे जा रहे हैं, हार का ठिकरा कहाँ फोड़ा जाएगा, तो बीजेपी वालों ने इंटरप्ट किया है और कुछ बैलेट में भी धांधली हुआ है। अच्छा, तो हार का ठिकरा अभी से ठीक है, आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार जिस तरीके से शिकायतें मिल रही हैं, आप देखे होंगे जिस प्रकार से उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं डीआईजी लेवल के, वो भी वहाँ वोटर कार्ड चेक कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर भी आप देखेंगे कि लगातार वो फोटो पोस्ट कर रहे हैं और शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। यहाँ तक कि 3 जगह का जो ईवीएम मशीन है उससे खराब होने की भी शिकायत अवधेश प्रसाद, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर आ गया है। आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। वहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, एक तरीके से एक और आरोप लगाया गया था कि एक जगह कोई पीठासीन अधिकारी है जो देख रहा है कि कहाँ किस पक्ष में किस पार्टी को वोट दिया जाए। तो देखिए, लगातार जो पूरा सुबह से 9 बजे से जो वोटिंग शुरू हुई है उसके बाद लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का एक दौर है वो शुरू हो चुका है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल, लेकिन अगर इसके अलावा देखें, आपको क्या लगता है पंकज जी कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जितनी तैयारी की थी, क्या 2022 का आंकड़ा दोबारा से समाजवादी पार्टी यहाँ दोहरा सकती है? क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, वो पहले ही साफ, जो उपचुनाव जब 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ था उसी समय वो साफ हो गया था। 7-2 से बीजेपी की जीत हासिल हुई थी और ये वो मिल्कीपुर सीट है जिसपे कि बीजेपी सबसे ज़्यादा फोकस की थी और बीजेपी ने जितने भी तोड़ थे समाजवादी पार्टी के वो सारे ढूंढने की कोशिश की। तो अब इसी रिजल्ट में मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर कोई संशय नहीं है। मिल्कीपुर में बीजेपी जीतने जा रही है और आप देखेंगे सुबह से अवधेश प्रसाद के कई वीडियो आए हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ वो कर रहे हैं, उसके बाद से वो आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, राम जी इस बार उनकी बेड़ा नहीं, मतलब उनके बेटे की नैया नहीं पार लगाने वाले हैं। इस बार समाजवादी पार्टी की एकदम करारी हार या बड़ी हार मिल्कीपुर से होने जा रहा है और मिल्कीपुर से एक मैसेज 2027 के लिए भी जा रहा है। जो मिल्कीपुर में बीजेपी जो समाजवादी पार्टी को लीड में अयोध्या सीट से मिला था, फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनाव में, वो समाजवादी पार्टी यहां से लूज करने जा रही है और एक बड़े मार्जिन के साथ जो लोकसभा चुनाव या आप ये विधानसभा चुनाव जो 2027 का होने वाला है उसका शंखनाद यहां से होने वाला है। देखिए, अभी तो लगातार वोटिंग जारी है। अभी कुछ कहना है कि किस तरफ चुनाव जाएगा, अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी मुझे लगता है, क्योंकि अभी लगातार वोटिंग भी जारी है और वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ बनती हैं ये भी अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आंकड़ों को लेकर जो तैयारियाँ भारतीय जनता पार्टी ने की और समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारियां, अखिलेश यादव खुद आखिरी दिन प्रचार के लिए रैली करने के लिए मिल्कीपुर आए, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, डिम्पल यादव ने रोड शो किया, योगी आदित्यनाथ ने 9 से 10 रैली की। तो क्या लगता है किसकी तैयारी ज़्यादा बेहतर लगी आपको? देखिए, तैयारी के मामले में जो बीजेपी है, जब लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया था और बीजेपी अयोध्या हार गई थी, उसी समय से बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट में जब उपचुनाव होना था तो बीजेपी उसी समय से इस पर लगी हुई थी, इस सीट को लेके। और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो मिल्कीपुर को फोकस कर रहे थे। सीएम योगी लगातार वहाँ दौरा कर रहे थे। सीएम योगी लगातार वहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको विकसित करने में लगे हुए थे, डेवलप करने में लगे हुए थे, जो भी कमी रह गई थी उसको दूर करने का और अयोध्या को एक वर्ल्ड सिटी का जो बनाने का ये किया जा रहा है। तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो रुझान है, हाँ ये आपने सही कहा, जो अभी तो वोटिंग चल रहा है लेकिन जो मतदाताओं का हाँ मूड हमने देखा और हमने जो ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से, जो हमने रिपोर्ट्स देखी उसके हिसाब से लग रहा है जो यहाँ मिल्कीपुर इस बार बीजेपी के खाते में है। और ये वो मिल्कीपुर है जिसने कि जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो इस गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगा दिया था। पिछले चुनाव की बात करेंगे जिसमें अवधेश प्रसाद जीते थे समाजवादी पार्टी के तरफ से, जब वो विधायकी में, तो 13,000 के मार्जिन से वो जीते थे। तो उस 13,000 के मार्जिन को कैसे बीजेपी पार्टी, इसके लिए बीजेपी ने जो जितने भी अपनी तरफ से मुकम्मल काम बीजेपी कर सकते हैं बीजेपी ने किया। आप देखिए, जो ब्राह्मण मतदाताओं जो वहाँ जो मेन लीडिंग रोल में अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा पासवान है, तो पासवान समुदाय के लोग हैं, वोटर हैं, तो उसको वो 2 खेमों में बंटता हुआ नजर आ रहा है।
जो चूंकि दोनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं और दोनों प्रत्याशी आपको जो है सो पासी समुदाय के हैं, और दोनों जो हैं अवधेश प्रसाद का भी वहाँ पे समाजवादी पार्टी का, वहाँ अवधेश प्रसाद का पैठ है, इसमें से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनका भी वहाँ वो कद्दावर वहाँ के नेता है, तो इसलिए वोट वो वहाँ बढ़ता दिख रहा है। उसके बाद बात रही ब्राह्मण वोटर को, तो ब्राह्मण वोटरों को जो आप अगर ये देखिए तो उसको रिझाने के लिए जो बीजेपी ने है सो आपको बनारस से भी हिंदू जो ब्राह्मण जो लीडर्स हैं उनको लाया गया, वहाँ के जो स्थानीय लोकल ब्राह्मण लीडर्स हैं उनको मतलब जुटाया गया, 4-5 जो है सो लोकल जो ब्राह्मण के बड़े नेता का छत्रप कहे जाते हैं उन छत्रपों को वहाँ लाया गया। उसके बाद बात रही मुस्लिम समुदाय के वोट का, तो मुस्लिम समुदाय का वोटर और जो क्षत्रिय समुदाय का वोटर जो ठाकुर समुदाय का वोटर है वो बीजेपी में ठाकुर समुदाय का आपको बीजेपी की तरफ उसका रुझान है, और मुस्लिम जो है सो इनके तरफ रुझान है आपको समाजवादी पार्टी। तो ये दोनों जो वोट बैंक है वो बैलेंस कर रहा है, तो सिर्फ 13,000 का मार्जिन है। और यादव वोट, रही बात यादव वोट की, तो यादव वोट हम मान के चलते हैं जो इनका अखिलेश प्रसाद समाजवादी पार्टी को वो ज़्यादा वोट होगा, लेकिन उस वोट में सेंध लगाने के लिए जो जितने यादव के बड़े छत्रप हैं, यहाँ तक कि आप देखिए जो मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू है अर्पणा यादव, वो भी चुनाव प्रचार में उतरी। तो ये चुनाव मिल्कीपुर का टफ चुनाव है, ये इससे साफ इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पीडीए के फॉर्मूला की तरफ अखिलेश यादव चाहते हैं जो लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में करिश्मा कर दें वही करिश्मा वो यहाँ भी करना चाहते हैं। उनका जो पैटर्न था जो चुनाव प्रचार का वो वही पैटर्न था, लेकिन इस पैटर्न का जो काट होता है, काट जो मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से निकाला गया है, और बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है जो पलड़ा बीजेपी की तरफ भारी है। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिली थी, खासतौर पे जो बागी लोग हैं उन पर दोनों ही पार्टियों की नज़र थी। सपा के बागी की तरफ भारतीय जनता पार्टी नज़र गड़ाए बैठी थी, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नाराज नेता थे उन पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की नज़र थी। तो ऐसे में गौरव क्या लगता है, चाहे फिर वो इंद्रसेन यादव हों या फिर गोरखनाथ और तमाम ऐसे नेता, क्योंकि 11 से 12 लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे थे, और जब नामांकन की बारी आई तब एक भी वहां पर मौजूद नहीं था। कहा गया कि बाद में सबको मना लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर बागियों ने अपना जो उनका जो कहा जाता है, अगर बागियों ने अपना बागीपन दिखा दिया तो किसी भी पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार चुनाव डे 1 से ही चढ़ता उतरता नजर आया, क्योंकि आप देखिए मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो लगातार कभी इस ओर कभी उस ओर देखने को मिलता है। जो डेली चूंकि कभी डिम्पल यादव प्रचार करने आते हैं तो समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी नजर आता है, कभी योगेशनाथ प्रचार करने आते हैं तो बीजेपी का पल्ला भारी लगता है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, अगर हम समीकरणों की बात करें तो लगभग वहाँ 60,000 के करीब यादव हैं, 40,000 के करीब मुसलमान हैं, तो ये देखिए ये पारंपरिक वोटर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। और अगर हम 1 लाख इनको हटा दें तो उसके बाद जो पीडीए में सेंध लगाने की बात हो रही है, चूँकि 70,000 के करीब वहाँ बात की जा रही है कि पासी वोटर हैं, उसके अलावा 50,000 और भी जो पासी के अलावा गैर दलित हैं वो हैं। तो कुल मिलाकर दलितों के वोटरों की बात करें तो 1,20,000 से ज़्यादा दलित वोटर हैं, और पासी वोटरों में अगर डिवाइड भी होता है तो 50-50 अगर हम मान लें पासी वोटर, तो उसके बाद भी जो दलित हैं पासी के गैर पासी जो हैं दलित वहाँ पे हैं, उनमें अवधेश प्रसाद का एक बहुत बड़ा होल्ड है, और अवधेश प्रसाद की पूरी राजनीति ही मिल्कीपुर में दलितों के इर्द गिर्द ही घूमती। एक अभी हाल में समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि उसने 6 वोट डाले हैं, इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया और वीडियो पोस्ट किया। देखिए, एक वीडियो और आई है, मैं उस वीडियो पे आ रहा हूँ। देखिए, एक इनायत नगर की वीडियो आई है जिसमें बीजेपी का जो एजेंट है संतोष सिंह नाम का, आप देखे होंगे कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनसे उनकी बहस हो जाती है, क्योंकि वो लगातार जिस तरीके से वो वोटर जा रहे हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो माहौल है मिल्कीपुर में, वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो लगातार चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो इसमें मुस्तैदी दिखा रही है, लेकिन किस हद तक, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के चाहे वो ट्विटर अकाउंट हो, चाहे वो अखिलेश यादव का ट्विटर अकाउंट हो, आप देखिए लगातार वहाँ शिकायतों का जो एक पत्र है वो उसका ट्वीट आता दिख रहा है, और लगातार इलेक्शन कमीशन को समाजवादी पार्टी की तरफ से अवगत भी कराया गया। आपको याद होगा कि जब मिल्कीपुर चुनाव का जब तारीखों की घोषणा हुई थी, जब इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया था, तो अखिलेश यादव ने साफ और सीधे तौर पर कहा था कि इस बार हम जिस तरीके से पिछला उपचुनाव हुआ उस तरीके से नहीं लड़ेंगे।
जैसी परिस्थिति होगी कार्यकर्ता वैसा बिहेव करेंगे। उसका एक नजरिया, उसका एक उदाहरण भी देखने को मिला कि जब संतोष सिंह वहाँ इनायत नगर जो पोलिंग बूथ था उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे, तो किस प्रकार से अजीत प्रसाद गए और वहाँ एक बहस हुई, उसके बाद से लोग बीच बचाव में आ गए। तो आप देखिए पूरा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं, अब देखिए हम अगर पिछले 3 चुनाव की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी वहाँ लीड में रही है। अगर हम 22 की चुनाव की बात कर लें, लोकसभा चुनाव की बात कर लें और एक ये चुनाव, तो 2 चुनाव समाजवादी पार्टी जीत के आई है। और आप एक चीज़ देखिए कि समाजवादी पार्टी का होल्ड इसलिए उस सीट पर है क्योंकि वहाँ की जो चूंकि इस वक्त जो सीट है वो सुरक्षित है। अगर सीट सुरक्षित नहीं होती, सामान्य होती, तो अलग अलग तरीके के नेता आते हैं। अब देखिए ब्राह्मणों की बात हो रही है, पवन पांडे से बड़ा अभी समाजवादी पार्टी में और अयोध्या में ब्राह्मण से बड़ा नेता नहीं है पवन पांडे। और पवन पांडे लगातार आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ लगातार टहल रहे हैं, दलितों को साधने की। भारतीय जनता पार्टी ने खब्बू तिवारी का इमेज जानते हैं, बाहुबली टाइप का इमेज है, आपराधिक इतिहास रहा है। तो कुछ ना कुछ देखिए ब्राह्मणों में कुछ एक लाभी ऐसी भी होती है जो इस तरीके के लोगों को पसंद नहीं करती है। और जो पवन पांडे हैं साफ सुथरी छवि के नेता हैं और कई दफा मंत्री रहे हैं, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो उनकी जो एक इमेज है साफ सुथरी और लगातार वो अजीत प्रसाद को लेकर टहलते नजर आए ब्राह्मण बाहुल इलाकों में। तो कहीं ना कहीं पवन पांडे का जो होल्ड है एक तरीके से ब्राह्मण वोटरों में वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। जो MY समीकरण है, आप जैसे इन यादव की बात करते हैं, वो पुराने समाजवादी नेता है और सुरक्षित सीट थी क्योंकि इस वजह से जाति का अगर आधार पर भी देखें तो उनको टिकट मिलना मुमकिन ही नहीं था। इसके बाद अगर आप बागियों की बात करें, जो सबसे ज़्यादा बागी अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से आए, चाहे वो गोरखनाथ पासवान हो, चाहे वो महावीर त्यागी हो, इन तरीके के जो लोग थे उनको मान मनोबल के लिए सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं को जाना पड़ा। हालांकि उनका जाना कितना कारगर होगा ये तो अभी चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन पता चल जाएंगे, लेकिन जो क्षेत्र की स्थिति थी उस तरीके से चंद्रभानु प्रसाद के साथ, जो चंद्रभानु पासवान उनके साथ ये जो बागी नेता थे ये टहलते नजर नहीं आए हैं, ये इनके लिए वोट मांगते नजर नहीं आए, ये साइलेंट हो गए। तो इसका कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जा रहा था कि जो हमारे नेता हैं, चूंकि कुछ तो होल्ड होगा उनका अपने क्षेत्र में, हमारे नेता हैं वो साइलेंट, इस वजह से ये वोटर साइलेंट होते हैं और ये कहीं भी मोबिलाइज होकर चले जा सकते हैं। ऐसे में वहां का ऐसे कहना, ये एग्जाम्पल हमने प्रतापगढ़ के लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था, जब राजा भैया साइलेंट हुए हमारे कार्यकर्ता स्वतंत्र, उनसे जाके जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो मिले, उसके बाद जाके देखना होगा किस प्रकार से कौसामी पूरा समीकरण ही बदल गया। जब अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद देखा होगा किस प्रकार पूरा समीकरण ही बदल गया। तो आप देखिए ये पूरा जो चुनाव है ये परसेप्शन बनाम बढ़त का है। बीजेपी परसेप्शन देना चाहती है कि जो राम मंदिर का मुद्दा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो बरकरार है, और समाजवादी पार्टी ये बढ़त बनाना चाहती है क्योंकि 13,000 का पहले ही बढ़त था और एक जो बढ़त उसने लोकसभा के दौरान बनाया था वो बढ़त बरकरार रखना चाहती है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से, चूंकि आपने देखा होगा सुबह से 2-3 घंटे इतनी स्लो वोटिंग हुई लगातार अधिकारियों के हस्तक्षेप की वजह से कि अवधेश प्रसाद से लेकर जो समाजवादी पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं वो लगातार सक्रिय हो गए, फिर उसके बाद थोड़ी सी नरमी बरती गई। और इसके आगे सवाल मेरा ये भी है पंकज जी से भी कि समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है, जैसा गौरव ने बताया कि तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। अच्छा, इन तमाम आरोपों पर आपका क्या कहना है, क्योंकि ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा उपचुनाव में भी लगाए थे जब 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। उस दौरान भी कई जगह ये शिकायतें सही पाई गई थी और कई पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। तो क्या लगता है ये जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, इसका कितना असर दिखेगा? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, जो देखिए आरोप में कोई दम नहीं है और पिछले हमने उपचुनाव में भी देखा था 9 सीटों पर जब उपचुनाव हो रहा था तो उस तरह के अखिलेश यादव की तरफ से आरोप लगाए गए थे। हालांकि 1-2 जगह पे जो आरोप के बाद कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है और जो राज्य सरकार है या जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो चुनाव को बढ़िया ढंग से, सुचारू रूप ढंग से करवा रही है। और इस तरह का जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कुछ आरोप आए हैं, वो आरोप में वो तो देखना होगा उसमें कितनी सच्चाई है, अभी फिलहाल कहना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन मेरा जो जहाँ तक ये आकलन है, जो समाजवादी पार्टी जो 13,000 का जो वोट का मार्जिन पिछले विधानसभा चुनाव के तरह था, और गौरव ने जितनी भी बातें कही जो ये उनके फेवर में प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमने जब देखा था जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें अवधेश प्रसाद जीते थे, उसमें भी सारे फैक्टर्स काम कर रहे थे, लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी मात्र जो आपको है 13,000 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी। और जब लोकसभा चुनाव में जब ये अयोध्या की सीट की बात करें तो इस सीट पे जब ये जीते, अवधेश प्रसाद जीते, तो अवधेश प्रसाद का वोट परसेंटेज है जो मिल्कीपुर का जिस विधानसभा में अभी उपचुनाव हो रहा है वहाँ भी उनका वोट परसेंट कम हुआ था।
और बीजेपी के सामने सिर्फ बस सिर्फ ये है जो 13,000 के मार्जिन को, बीजेपी गैप को कैसे कम कर सकती। तो अगर हम मान लें जो 70,000 का वोट अगर समाज ये इसका है, क्या बोलते हैं, पासवान समुदाय का, तो पासवान समुदाय में अगर आप 6,500 वोट भी उनका काट लेते हैं तो 4,500 वोट काटने का मतलब होता है जो 13,000 का वोट का बीजेपी को लॉस होता है, सॉरी समाजवादी पार्टी को वैसे ही लॉस होता है। तो ये बहुत बड़ा इसमें मतलब इक्वेशन इस तरह से मुझे नजर नहीं। ये भी था कि आप इस चुनाव में जो प्रशासन है उसका कितना बड़ा एक फैक्टर प्रशासन को मानते हैं, कि क्या प्रशासन का होना किसी पार्टी के साथ, किसी को पार्टी को फायदा मिलेगा या नुकसान? देखिए ये सत्ता पक्ष, जहाँ पे सत्ता पक्ष होता है तो विपक्ष, सत्ता पक्ष पे विपक्ष के जो लोग होते हैं आरोप लगाते रहते हैं। ये रवायत कोई नई नहीं है, ये वो बहुत पुरानी रवायत है। आप उसको इतिहास उसका उठा के देखते आइए। जब बीजेपी यहाँ थी तो बीजेपी लगाती थी अखिलेश यादव पे, जो वो भी इस तरह के ये करते हैं। अब चूंकि बीजेपी का है तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहा है, तो ये हर जगह होता है। ये कोई नई बात। देखिए ऐसा देखिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है। और उसके बाद चूंकि चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन और इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, वीडियो का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, हर समय हर जगह वीडियो बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो सिर्फ आरोप वो इस तरह का आरोप नहीं है। और प्रशासन, सवाल इसलिए भी था क्योंकि जब डिंपल यादव मिल्कीपुर उपचुनाव में रोड शो करने जाती हैं तो सपा कार्यकर्ताओं पर, जिसमें अगर हम जोड़ें तो डिंपल यादव भी उसमें शामिल हैं, तो सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर होती है कि भाई आप अनुमति से ज़्यादा गाड़ियां ले गए और आपने रोड दोनों तरफ से जाम कर दिया। आपको अनुमति थी कि आप सड़क के किनारे लगाकर प्रचार कीजिए और रोड शो कीजिए। लेकिन क्या ऐसी एफआईआर किसी भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आपने देखी है कि उस पर कभी ऐसी एफआईआर हुई हो? क्योंकि नेता कोई भी हो, सड़कें हर तरफ की जाम ही हो जाती हैं। नहीं, बात आपकी एकदम सही है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें कई बार देखना होता है जो आपने उसका उल्लंघन किया तो किस सीमा से किया। अगर आप एकदम खुलेआम मर्यादा का होती कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ होता है, तो चूंकि डिंपल यादव या अखिलेश यादव या जो है वो एक बड़े नेता है, तो उनके खिलाफ वो, आज इनकी सरकार है कल उनकी सरकार बदले, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो इस तरह की बातें नहीं चाहते हैं करना, जो इसके इन विवादों में है। वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ये होती है जिस मामले को सुलटाया जाए। लेकिन जब कोई किसी चीज़ की अति हो जाती थी, प्रशासनिक अधिकारियों सबको को भी वो एक्शन लेना पड़ता है, तो उसी के तहत वो हुआ था। इसको ज़्यादा मतलब कोई बड़ी बात नहीं है जो इस तरह का दर्ज हो गया। इस तरह के मामले दर्ज होते रहते हैं, अगर उन्होंने किया है तो, अगर नहीं किया है तो फिर ये साबित हो जाएगा, अगर किया है तो फिर उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। इस बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा। पंकज सर भी इस बात को मानते हैं कि जो उपचुनाव होते हैं वो सत्ता पक्ष के होते हैं। और पंकज सर लगातार एक आंकड़ा दे रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव का कि जो अवधेश प्रसाद थे वो मात्र 13,000 वोटों जीते थे। लेकिन अभी का जो 6-7 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें आप मिल्कीपुर विधानसभा का अगर आंकड़ा उठा के देखें तो कितनी बड़ी मार्जिन थी और कितना बड़ा लीड था अवधेश प्रसाद का। तो हम उतने दूर का देखने की क्या जरूरत है, हम अभी का देखें तो वो बढ़त जो है, वो बढ़त क्या समाजवादी पार्टी, देखिए जिस तरीके का बढ़त मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में बनाया था, वो बढ़त निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। उसे पाटना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि 13,000 नहीं बल्कि वो जो मार्जिन था उसको पाटना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। वो 13,000 तो दूर की बात हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तमाम अभी वोटिंग लगातार मिल्कीपुर में जारी है और क्या कुछ आंकड़े आएंगे, क्या कुछ वोट परसेंटेज होगा, वो शाम को 7 से 8 के बीच में पता लग ही जाएगा। लेकिन मिल्कीपुर का एग्जिट पोल क्या कहेगा वो हम आपको आज शाम को 7 बजे जरूर बताएंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।